आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हुई है उमर खालिद के बेल केस पर इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड एनवी अंसारिया, जहां मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए हैं। जब मौजूद है सीनियर एडवोकेट्स सच एज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और एएसजी एसवी राजू भी। लेकिन उससे पहले एक बार याद करते हैं कि लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था, क्योंकि वहां दोनों साइड्स ने, सरकार और डिफेंस, अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और कुछ ऐसी बातें सामने आई थी जिसने सबको ही चौंका दिया था। कोर्ट रूम में एटमॉस्फेयर हीटेड था, इमोशंस भी और आर्ग्यूमेंट्स तो फुल पावर में दिए गए थे। अब 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद के साथ शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मिरान हैदर और कुछ और अक्यूज्ड लोगों को बेल प्ली पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। उन्होंने सीधा कह दिया था कि देयर आर सम पीपल हु डू नॉट डिजर्व इवन अ डेज रिलीज। उनका कहना था कि ये केस बेस्ड इंटायरली ऑन फैक्ट्स है और कुछ अक्यूज्ड के खिलाफ इतने सीरियस एविडेंसेस है कि उन्हें एक दिन के लिए भी रिलीज नहीं करना चाहिए। अब एसजी एसवी राजू ने कहा कि डिफेंस साइड डेलिबरेटली फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही है ताकि कोर्ट में सिंपैथी गेन किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दिस वाज नॉट जस्ट अ पीस प्रोटेस्ट बट अ डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी टू सिस्टमैटिकली स्प्रेड वायलेंस। वहीं डिफेंस साइड ने पूरी तरह से अपोजिट आर्गुमेंट रखा। सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ अग्रवाल ने मिलकर कहा कि ये पूरा केस एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। उन्होंने बोला कि अक्यूज्ड लोग बिना वजह जेल में बंद हैं और गवर्नमेंट इस केस को एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाकर चला रही है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के लिए आर्ग्यू किया, कहा कि 751 FIRs were filed. I was an accused in only one case and that was discharged in December 2020. I was not involved in any violent incident, nor do I have any connection to any of the other 750 FIRs. सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी पॉइंट आउट किया कि 116 ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 97 केसेस में अक्यूज्ड एक्विटेड हो गए और 17 केसेस में तो डॉक्यूमेंट्स ही फ्रॉडुलेंट निकले। तब जस्टिस कुमार ने इंटरप्ट करते हुए पूछा भी कि व्हाट डज दिस have to do with you? तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कामली रिप्लाई दिया कि आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट। हालांकि इस पर एएसजी एसवी राजू ने सार्कास्टिकली रिमार्क किया कि दिस इज ऑल एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द कोर्ट। तो कोर्ट रूम में थोड़ा लाफ्टर तो हुआ लेकिन टेंशन भी बन गई। उसके बाद सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने शिफा उर रहमान के बिहाफ में अपनी बात रखी। उन्होंने एक स्ट्राइकिंग कंपैरिजन दिया कि एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू द शिकागो 7 ट्रायल ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर हैज बीन क्रिएटेड हियर। इफ समवन disagrees with the law and protests peacefully, they cannot be called criminals. उन्होंने कहा कि शिफा उर रहमान जो जामिया अलुमनाई एसोसिएशन के हेड है, उनके खिलाफ कोई विटनेस ऐसा नहीं मिला जो उन्हें वायलेंस से जोड़ सके। सीनियर एडवोकेट खुर्शीद ने आर्गुमेंट्स दिया कि उनके क्लाइंट को चेरी पिकिंग के बेसिस पे अक्यूज बनाया गया है। He doesn't have a case against him under any section of the UAPA. He neither delayed the trial nor attended any illegal meetings. उन्होंने ये भी बोला कि जब उनके क्लाइंट को अरेस्ट किया गया था तब सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स थे, वो भी प्री रिकॉर्डेड। और जब सीनियर एडवोकेट खुर्शीद ने गांधी जी का कोट दिया, इफ अ लॉ इज अनजस्ट इट इज अ मॉरल ड्यूटी टू चैलेंज इट, तब जस्टिस कुमार ने एक लाइन बोली जो तुरंत हेडलाइंस भी बन गई थी, दिस इज इंडिया नॉट शिकागो। कोर्ट रूम एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो गया था। फिर सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने मिरान हैदर के बिहाफ में अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखी। कहा कि आई हैव बीन इन जेल फॉर 5 years yet the investigation is still incomplete. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि प्रोसिक्यूशन क्लेम करता है ₹1.6 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, पर उन पे सिर्फ ₹2 लाख का एलिगेशन है। I was granted interim bail twice and surrendered on time both times. No witnesses were intimidated, no evidence was tampered with. सीनियर एडवोकेट अग्रवाल ने कहा कि उनके क्लाइंट का केस उन 3 अक्यूज से भी लाइटर है जिनको बेल मिल चुकी है, आसिफ इकबाल तन्हा और 2 और लोग। My case is lighter than theirs, yet I have been in jail for 5 years and 7 months. कोर्ट को उन्होंने याद दिलाया कि इन्वेस्टिगेशन को इनकम्प्लीट बताकर बेल डिले करना गलत है, जबकि उनका नाम चार्जशीट में प्रॉबरली भी मेंशन नहीं है। फिर मोहम्मद सलीम खान के लॉयर ने कहा कि उनका क्लाइंट बस चंद बाग एरिया में रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं और किसी ने आइडेंटिफाई भी नहीं किया कि वो किसी वायलेंट एक्ट में इन्वॉल्व था। उन्होंने कहा कि द पुलिस अलेज दैट ही यूज्ड अ वाइपर टू रोटेट द कैमरा और हाईकोर्ट ने पहले ही ऑब्जर्व किया था कि ऐसी एलिगेशन पे प्रोलॉन्ग्ड डिटेंशन जस्टिफाई नहीं होती। अब लॉयर ये भी कह रहे थे कि सलीम को 6 टाइम इंटरिम बेल मिल चुकी है और हर बार उन्होंने टाइम पे सरेंडर किया है।
The roles of those currently out on bail were far more serious. हालांकि सरकार अपने स्टैंड पर फर्म थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से ASG SV राजू ने दोबारा कहा कि द डिफेंस इज डिलिबरेटली डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स टू गेन सिंपैथी इन कोर्ट। उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक कॉन्स्पिरेसी है जहां वायलेंस प्लान किया गया है। There are accused against whom the evidence is so serious that they should not be released even for a day. कोर्ट ने सब आर्गुमेंट सुनने के बाद कहा कि ये केस कॉम्प्लेक्स है और डिटेल में जाना ज़रूरी है और इसलिए मैटर को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली हियरिंग की डेट फिक्स की थी, यानी कि आज 6 नवंबर 2 PM ऑनवर्ड्स। अब जस्टिस ने हिंट दिया कि हियरिंग काफ़ी लंबी चल सकती है क्योंकि हर अक्यूज्ड का अलग स्टैंड है और एविडेंसेस भी बहुत वास्ट है। इस केस ने सिर्फ लीगल नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल और सोशल डिबेट भी खड़ी कर दी है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी टॉलरेट नहीं की जा सकती। उमर खालिद और शर्जिल इमाम दोनों ही स्टूडेंट लीडर्स रहे हैं जिनसे CAA NRC प्रोटेस्ट के टाइम पे लोग कनेक्टेड थे। उन्होंने पब्लिक में स्पीचेस दी थी जहां उन्होंने डिसेंट एक्सप्रेस किया था, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने प्रोटेस्ट के कवर में वायलेंस प्लान किया। डिफेंस का काउंटर ये है कि नो वन कॉल्ड फॉर वायलेंस, नो मीटिंग वाज हेल्ड टू फॉर्मुलेट अ कॉन्स्पिरेसी एंड देयर वाज नो कॉन्क्रीट एविडेंस। ये केस एक तरह से डेमोक्रेसी के कोर को भी चैलेंज कर रहा है कि क्या प्रोटेस्ट करना और डिसएग्री करना एक क्राइम बन गया है? क्या किसी लॉ के अगेंस्ट पीसफुली आवाज उठाना सेडिशन या कॉन्स्पिरेसी के अंडर आ सकता है? 53 लोग मारे गए थे, 500 से ज्यादा इंजर्ड हुए। पुलिस का कहना था कि वायलेंस डिडंट एरप्ट सडनली, इट वाज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल गया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स या वो लोग जो क्राउड में वायलेंट हुए? सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये सवाल अब है। आज जब हियरिंग फिर से स्टार्ट हुई है, सबकी नजर एक ही चीज पे है कि क्या उमर खालिद और बाकी अक्यूज्ड को बेल मिल पाएगी। प्रोसिक्यूशन फिर से ये कह रहा है कि एविडेंस स्ट्रांग है और डिफेंस फिर से ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है। कोर्ट ने अब तक कोई फाइनल डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन एक चीज क्लियर है, ये हियरिंग लंबी और इंटेंस होने वाली है। इसका आउटकम सिर्फ उमर खालिद के लिए नहीं बल्कि उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जो अपनी बात डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की हिम्मत रखते हैं। आखिर में ये केस एक बड़ा सवाल छोड़ता है, वेयर डज डिसेंट एंड एंड कॉन्स्पिरेसी बिगिन? क्या गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म को टॉलरेट करेगी या उसे सेडिशन का रंग दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सिर्फ एक केस का फैसला नहीं करेगा बल्कि ये तय करेगा कि इंडिया में प्रोटेस्ट और पीसफुल डिसएग्रीमेंट की लीगल डेफिनेशन क्या होगी। अब सबका ध्यान 6 नवंबर की हियरिंग पर है जहाँ डिसाइड होगा कि जस्टिस सिस्टम डिसेंट को प्रोटेक्ट करता है या पनिश। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।